हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल वर्मा, आई एस ऑफिसर 2016 बैच। वेलकम टू टारगेट IAS। आज मैं आप लोग पढ़ाऊंगा जून 2020 करंट अफेयर्स, और जिसमें सिर्फ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दी करंट अफेयर्स, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन 2021 के लिए। सिर्फ इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग ही बना रहा हूँ आपके करंट अफेयर्स की वीडियोज़, और सिर्फ ESE 2021 के लिए होंगे आपके लिए। क्लियर? तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ मैं, ESE के अकॉर्डिंग ही आप पढ़िए। आपको ज़्यादा पढ़ने और PhD करने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स में वैसे भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, और इसके लिए आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? अदर सब्जेक्ट पे आपने टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करिए अभी। और ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे 1 जून टू 30 जून 2020 के लिए। क्लियर? तो जो भी पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। और इससे रिलेटेड मैंने एक सॉफ्ट कॉपी प्रिपेयर करता हूँ मैं हर एक वीडियो की, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी होगी, यहाँ से आके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं जून तक के, तो सारे आप लोग देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है आपकी ऑनलाइन क्विज़। ऑनलाइन क्विज़ आपके प्रिपेयर किए जाते हैं टारगेट IAS, जो मैं डिज़ाइन करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। UPSC के अकॉर्डिंग ही मैं सारे क्विज़ प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग वहाँ पर अगर देंगे जाके उनको, तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होगी और आप चीज़ें नहीं सीखेंगे। जनरल स्टडीज़ क्विज़ हैं, जरूर अटेंड करिए उनको। क्लियर? आप लोग करंट अफेयर्स की क्विज़ अटेंड कर सकते हैं, और जून 2020 करंट अफेयर्स का क्विज़ मैं कल अपलोड करूँगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इस टाइम पे कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल नहीं है अभी, समझ रहे? और इसके अकॉर्डिंग आप लोग समझ ही रहे होंगे, नोटिफिकेशंस बहुत कम आ रहे हैं, जॉब्स कम निकल रही हैं, और आपको ESE या गेट के लिए फोकस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। समझ रहे हैं ना? अगर पढ़ना है तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो, अदरवाइज पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि जॉब्स बहुत कम है, ESE में वैकेंसी बहुत कम है। आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, अभी से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जिनका सिलेक्शन होगा वो आपके लिए रुके नहीं होंगे। क्लियर? वो पढ़ रहे होंगे, बराबर पैरेलल में पढ़ रहे होंगे, अभी भी 8 से 10 घंटे पढ़ रहे होंगे बिल्कुल, और सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। मैं हमेशा इंपॉर्टेंस देता हूँ कि आप लोग सेल्फ स्टडी करिए। जो भी समझ में नहीं आ रहा आपको, किसी भी स्टेज पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, जनरल स्टडी के अलावा टेक्निकल में किसी भी स्टेज में प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एटलीस्ट आपको मैं गाइड कर सकता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, और आपको कहीं पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी स्टेज में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूँगा। क्लियर? तो बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, बहुत सीरियसली स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। 8 से 10 घंटे रोज़ पढ़िए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो 8 से 10 घंटे पढ़ना आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए पर डे रूटीन में। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड MOU दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? MOU साइन बिटवीन द इंडिया एंड भूटान। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया कि MOU साइन होगा किसके बीच में? इंडिया और भूटान के बीच में। किस केस में या फिर किस कॉपरेशन में होगा आपका ये आपका होगा एनवायरनमेंट में। ठीक है? तो साइन टू इम्प्रूव कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड द क्लाइमेट मैनेजमेंट। अगर आपको ये भी नहीं दिया होगा ऑप्शन में क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट मैनेजमेंट, तो सिंपली दिया होगा आपको एनवायरनमेंट। ठीक है? तो एनवायरनमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया कि इंडिया और भूटान के बीच में एक MOU साइन होगा। किससे रिलेटेड होगा वो आपका होगा एनवायरनमेंट कॉर्पोरेशन से रिलेटेड होगा आपका। और ये पहले भी साइन हो चुका है, 2013 में आपका ये साइन हुआ था इंडिया और भूटान के बीच में, जो 2016 में जाके एक्सपायर हो गया था। इसके बाद अभी दोबारा ये MOU साइन होगा ये आपका, ये 2020 में भी, और ये 10 साल के लिए होगा आपका वैलिड, और ये 10 साल के लिए वैलिड होगा 2030 तक के लिए। क्लियर? तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपका ये MOU इंडिया और भूटान के बीच में साइन हुआ है, और ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है आपका। ये कॉपरेट करेंगे तो हम लोग मिलकर फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज और फिर केमिकल मैनेजमेंट से। चलिए देखते हैं। तो ये तो आपका इंपॉर्टेंट था एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, द एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन द नेशनल एनवायरनमेंट कमीशन ऑफ भूटान, ये आपकी एजेंसी आपकी नेशनल एनवायरनमेंट कमीशन ऑफ भूटान की, एंड द सेंट्रल पब्लिक कंट्रोल बोर्ड ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज इन 2030। तो ये एग्रीमेंट पहले भी साइन हो चुका है। एग्रीमेंट वाज साइंड किसके बीच में? भूटान और इंडिया के बीच में। भूटान की एजेंसी क्या थी? नेशनल एनवायरनमेंट कमीशन ऑफ भूटान, और यहाँ पे इंडिया की सेंट्रल पब्लिक बोर्ड कंट्रोल बोर्ड, और ये किसके अंडर वर्क कर रही है? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपली याद करके रखिए एनवायरनमेंट कॉर्पोरेशन, जो आपका MOU साइन हुआ है इंडिया और भूटान के बीच में। इसका अप्रूवल मिल गया है। किसने अप्रूवल किया? यूनियन कैबिनेट ने। क्लियर? तो ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद करके रखिए। द कंट्रीज एग्री टू कंटिन्यू देयर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट। क्लियर? इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट के लिए ये जो कॉपरेट करेंगी, और ये कॉपरेशन के लिए एग्रीमेंट साइन हो चुका है।
चलिए इससे रिलेटेड एक चीज़ और याद आ रही है, सेकंड पॉइंट वहाँ पे स्टार मार्क करके नोट कर लीजिए कि इंडिया का जस्ट अभी रिसेंटली जून मंथ में ही आपका इंडिया का एक कंट्री के साथ AMO और साइन हुआ है, वो है आपका डेनमार्क। तो इंडिया और डेनमार्क का इन दोनों ने भी MOU साइन किया है। किस फील्ड में साइन किया है? ये साइन किया है एनर्जी कॉर्पोरेशन। क्लियर? तो ये आपका एनर्जी की हो गया इंडिया और डेनमार्क का, और इंडिया का किसके साथ? भूटान के साथ। ये हो गया एनवायरनमेंट की फील्ड में। बस इतना याद करके रखिए और बहुत ज़्यादा याद करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर? चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सहकार मित्र स्कीम। सहकार मित्र स्कीम ये रिसेंटली अभी लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, अगर आप लोग चाहें तो आप लिख सकते हैं। मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। क्लियर? ये मिनिस्ट्री मैं मेंशन करना भूल गया था, तो मैंने यहाँ पे लिख दी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इसके द्वारा लॉन्च की गई है। और यहाँ पे इनके जो मिनिस्टर हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के, वो हैं आपके श्री नरेंद्र सिंह तोमर। लॉन्च बाय द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र तोमर। इनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर अफेयर्स। इसने लॉन्च की है सहकार मित्र स्कीम। ये प्रॉपरली एक इंटेंसिव प्रोग्राम है आपका। ये इट इज स्कीम इज ए इंटेंसिव प्रोग्राम फॉर द यूथ इन द कंट्रीज। तो सिंपली यहाँ पे बहुत सारे इंटेंसिव प्रोग्राम लॉन्च इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू इंटेंसिव प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें बहुत सारे यूथ्स को इन्वॉल्व किया जाएगा और सिंपल से बहुत सारे रूरल एरियाज़ में जाके एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। क्लियर? इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द नेशनल कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्च करती है मिनिस्ट्री, लेकिन प्रॉपर इनिशिएटिव किसका रहा? तो इनिशिएटिव के टर्म्स में अगर आपसे पूछा जाए कि सहकार मित्र स्कीम इनिशिएटिव किसका है, तो इट इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ द नेशनल कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NCDC। क्लियर? द स्कीम इज प्रमोट वोकल टू द लोकल, और ये स्कीम प्रमोट करती है वोकल फॉर लोकल को। दैट वाज लॉन्च अंडर द आत्मनिर्भर भारत। ये आत्मनिर्भर भारत के में लॉन्च किया गया था। क्लियर? वोकल फॉर लोकल, इसके बारे में लास्ट मॉड्यूल में आपको बता चुका हूँ मैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे माई लाइफ माई योगा। माई लाइफ माई योगा ये वीडियो ब्लॉगिंग कंटेस्ट था। ये माई लाइफ माई योगा ये सिंपली एक पर्टिकुलर चीज़ को प्रमोट करना चाहता था। किसको चीज़ को प्रमोट करना चाहता है? वो है योगा। तो इम्पैक्ट ऑफ योगा ऑन द डेली लाइफ, इस चीज़ को ही प्रमोट करने वाला था। तो इस पर्टिकुलर वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट को लॉन्च किया है PM मोदी जी ने, और PM मोदी लॉन्चेस माई लाइफ माई योगा। आप वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट है, ये कंप्लीट भी हो गया। कॉन्टेस्ट इसमें कुछ प्राइज़ भी थे, 1,75,000 25,000 कुछ ऐसे प्राइज़ भी थे। क्लियर? दिस कॉन्टेस्ट इज टू बी कंडक्टेड एज अ जॉइंट एफर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड द इंडियन काउंसिल फॉर द कल्चरल रिलेशंस। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो सिंपली दो चीज़ें याद रख सकते हैं कि माई लाइफ माई योगा ये सिंपली अब वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट था आपका ये, और ये कॉन्टेस्ट ये सिंपली जॉइंट एफर्ट था आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और इंडियन काउंसिल फॉर द कल्चरल रिलेशंस के लिए। तो याद कर लीजिए आप लोग इतना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट यहाँ पे तुलिप इंटेंसिव प्रोग्राम। इस पॉइंट में सिंपली आप लोग एक चीज़ याद करके रखिए, तुलिप इंटेंसिव प्रोग्राम में सिंपली याद करके रखिए दिस इज अर्बन लर्निंग इंटेंसिव प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ HRD। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ HRD मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD लॉन्च इंटेंसिव लर्निंग प्रोग्राम कॉल्ड द तुलिप। क्लियर? इसका फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, कई बार UPSC के एग्जाम में पूछा भी गया है। बहुत सारे फुल फॉर्म जैसे रहते हैं, पूछ लेते हैं। तुलिप का फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटेंसिव प्रोग्राम।
क्लियर। तो फुल फॉर्म से आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अर्बन लर्निंग इंटेंसिव प्रोग्राम है, और ये तुलिप आपको फुल फॉर्म से क्लियर हो जाएगा। बस ये आप याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, इन दोनों ने इसको लॉन्च किया है। द प्रोग्राम एम टू प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी टू द 25,000 फ्रेश ग्रेजुएट इन द ऑल अर्बन लोकल बॉडीज एंड द स्मार्ट सिटी अक्रॉस द कंट्री। सिंपली इन लोगों को, एक जो आपके फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं आपको उनको प्रोवाइड कराना है इंटर्नशिप। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट कलर बैंड्स फॉर द BS6 व्हीकल्स। ये कलर बैंड्स आप याद करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लेकर मैंने थोड़ा डिस्कस भी किया है। BS4 और BS6 में डिफरेंस भी यहाँ पे क्लियर करूँगा मैं आपको। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज इशूड डिस्टिंक्ट कलर बैंड फॉर द नंबर प्लेट स्टिकर फॉर BS6 व्हीकल। तो ये सबसे पहले तो आप ये बिल्कुल चीज़ क्लियर करके रख लीजिए आप लोग कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे ने डिफरेंट कलर बैंड इशू भी किए हैं और ये मैंडेटरी भी कर दी है BS6 व्हीकल्स के लिए। क्लियर। सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा भी है, हाईलाइट्स का पॉइंट लिखा है, द ऑर्डर मेक्स इट मैंडेटरी। ऑर्डर निकला है कि मैंडेटरी होगा फॉर द BS6 व्हीकल, BS6 व्हीकल के लिए मैंडेटरी होगा कैरी अ ग्रीन स्ट्रिप, और इनको एक ग्रीन स्ट्रिप लगानी पड़ेगी। और ये हो गया आपकी 1 सेंटीमीटर विड्थ ऑन द टॉप ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टिकर। जो भी स्टिकर लगा हो, एग्जिस्टिंग स्टिकर जो लगे रहते हैं पेट्रोल व्हीकल में और डीजल व्हीकल्स में, उनके ऊपर उनको एक ग्रीन स्ट्रिप लगानी पड़ेगी। और इसमें आपकी ये सारी डिटेल्स होगी, रजिस्ट्रेशन वगैरह की डिटेल्स होगी, और ये भी पता होगा कि BS6 व्हीकल है आपका। क्लियर। तो BS6 व्हीकल के लिए मैंडेटरी कर दिया, उनको एक आपकी ग्रीन स्ट्रिप लगानी पड़ेगी जो 1 सेंटीमीटर की होगी। क्लियर। 1 सेंटीमीटर विड्थ होगी जिसकी। द स्टिकर शुड कैरी डिटेल्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द BS6 व्हीकल एंड फ्यूल टाइप। इसमें क्या क्या होगा आपका, ये इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स होगी और फ्यूल टाइप होगा। और फ्यूल टाइप में अगर आपका पेट्रोल व्हीकल है, आपका पेट्रोल फ्यूल व्हीकल है, तो शुड होल्ड ऑरेंज कलर, एंड डीजल व्हीकल है, अगर आपका डीजल फ्यूल व्हीकल है, तो शुड कैरी अ ब्लू कलर स्टेप। तो ब्लू कलर स्टेप होगी, इसके साथ में आपकी ग्रीन होगी या फिर आपकी ऑरेंज होगी और ग्रीन होगी। क्लियर। तो इस तरीके से ये स्ट्रिप मैंडेटरी कर दी है आपकी BS6 व्हीकल्स के लिए। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे। क्लियर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस क्या था इनमें। सल्फर इमिशन को लेके सिंपल सा डिफरेंस है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन द BS4 एंड BS6 नॉर्म्स में। तो सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे, द एक्सटेंट ऑफ द सल्फर इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द भारत स्टेज 4 एंड द भारत स्टेज 6। BS4 और BS6 में जो मेजर डिफरेंस है वो सल्फर के इमिशन को लेके, क्लियर, एक्सटेंट को लेके है। तो BS4 फ्यूल्स में कंटेन 50 पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर। तो जो आपके BS4 जो व्हीकल्स थे उनमें जो फ्यूल कंटेंट रहता था, उस फ्यूल कंटेंट में होते थे 50 पार्ट्स पर मिलियन, 50 ppm सल्फर। वेयर एज BS6 ग्रेड फ्यूल्स में रहेंगे आपके 10 ppm सल्फर। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए आपके जो आपके ppm का रिडक्शन हुआ है वो आपके 5 टाइम्स रिड्यूस हो गए यहाँ पे। क्लियर। पहले क्या था, 50 ppm था, अब ये हो गया आपका 10 ppm। तो सल्फर का एमिशन 5 टाइम्स आपका कम हो गया है BS6 व्हीकल्स के लिए। द BS6 फ्यूल इज बीइंग डाउन द सल्फर कंटेंट बाई द 5 टाइम्स। यहाँ पे सिंपली लिखा भी है, जो BS6 फ्यूल से वो आपका ब्रिंग डाउन नीचे किया है उसने सल्फर कंटेंट को, जो आपका 5 टाइम्स कम हुआ है एज कम्पेयर टू BS4। द BS6 फ्यूल व्हीकल्स विल इमिट 80% लेस पर्टिकुलेट मैटर फॉर दी एवरी किलोमीटर्स। जो एवरी किलोमीटर अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसमें 80% लेस पर्टिकुलेट इमिशन होगा, क्लियर। और BS6 विल ब्रिंग पर्टिकुलेट मैटर डीजल कार्स डाउन बाई 80% वे आर कंपेयर टू भारत स्टेट BS4। तो यहाँ पे भी सिंपल सी मेंशन है कि जो आपके BS6 स्टैंडर्ड के व्हीकल होंगे उसमें जो आपका इमिशन होगा, जो भी आपके पर्टिकुलेट मैटर होंगे वो 80% कम होंगे एज कम्पेयर टू BS4। क्लियर। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका आरोग्य पैथ। ये पाथ नहीं है आपका, आरोग्य पैथ है। आरोग्य पैथ बेसिकली आपका वेब बेस्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है आपका,
जो हेल्थ केयर या हेल्थ प्रोडक्ट है उनको बिल्कुल प्रॉपर मैनेजमेंट करके रखेगा उनको। तो ये वेब बेस्ड हेल्थ सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है आपका। क्लियर। तो द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल हेल्थ और सप्लाई चेन पोर्टल इन्हें डेवलप किया आपका आरोग्य पैथ वाज लॉन्च्ड टू प्रोवाइड रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सप्लाईज। जो रियल टाइम में कितनी अवेलेबिलिटी है आपकी हेल्थ केयर सप्लाईज की उसको बताएगा आपका आरोग्य पैथ। क्लियर। तो ये आपका वेब बेस्ड रहेगा आपका वेब बेस्ड। द आरोग्य पैथ विल सर्व सप्लायर्स मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर, ये सभी के लिए सर्व करेगा। क्लियर। तो आपका एट ए स्टैंड टाइम पे बिल्कुल वेब बेस्ड रहेगा। तो आपको ऑनलाइन पता रहेगा कि इस पर्टिकुलर सप्लाई चेन में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं या फिर जो भी है आपके हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ केयर एसेसरीज से लेके वो सारी अवेलेबल हैं, कहाँ पे है, कितनी है, वो सब आपको पता होगा इसमें। क्लियर। तो आरोग्य पैथ, तो ये आपका वेब बेस्ड हेल्थ सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है आपका। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका #I कमिट, ये आपकी लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही है यहाँ पर, लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसको लॉन्च किया था R.K. सिंह ने। ये R.K. सिंह आपके ये मिनिस्टर हैं आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के, R.K. सिंह। क्लियर। देखिए ये #I कमिट क्या है प्रॉपर, ये आपका एक थिंक टैंक की तरह वर्क करेगा जिसमें सभी को इंक्लूड किया जाएगा। वो आपके गवर्नमेंट सेक्टर के हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के हो सकते हैं और सेवरल कॉर्पोरेशन हो सकते हैं, उन सभी को इंक्लूड किया जाएगा। और एक इस तरीके की डिज़ाइन बनाई जाएगी कि जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको सस्टेन करके रखना है इन फ्यूचर के लिए। क्लियर। अभी भी उसका इस तरीके से यूटिलाइज हो सके कि अभी की ज़रूरतें पूरी हो जाए और फ्यूचर के लिए भी उसको रखा जा सके। क्लियर। द इनिशिएटिव एम टू ब्रिंग टुगेदर ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, सेवरल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। तो सबसे पहले इसका एम क्या है कि जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जो आपके एनर्जी से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट है, कॉर्पोरेट्स हैं, सेवरल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको सबको एक साथ लेके आना है। फिर थिंक टैंक एंड इंडिविजुअल्स एंड क्रिएट अ रोबस्ट, और एक प्रॉपर थिंक टैंक की तरह वर्क करेंगे, एंड इंडिविजुअल्स एंड क्रिएट अ रोबस्ट डिजाइन। क्लियर। और रोबस्ट और सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम इनको डेवलप करना है इन फ्यूचर के लिए। क्लियर। सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट से बात हो रही है यहाँ पे। द कैंपेन इज लेड बाई एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड, EESL। तो ये आपको याद करके रखना पड़ेगा कि कैंपेन लीड किसके द्वारा की जा रही है, लीड बाई EESL अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये एडमिनिस्ट्रेटिव किसके अंडर में आता है, EESL किसके अंडर में आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। अर्पित आपका एक टाइप का रेस्क्यू चैम्बर है आपका। क्लियर। ये एक रेस्क्यू चैम्बर की तरह रहता है, इसमें सारी फैसिलिटी रहती है एक पर्टिकुलर पेशेंट को उसमें कुछ टाइम के लिए रखने के लिए और यहाँ से वहाँ उसको कैरी करके ले जाने के लिए, अगर वो किसी भी पर्टिकुलर रूरल एरिया में और उसको एक पर्टिकुलर फैसिलिटी देनी है तो यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और उसको एक पर्टिकुलर जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ देनी है उस पर्टिकुलर चैम्बर में दे सकते हैं और उसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, या फिर वैक्सीन वगैरह को लाके इस वैक्सीन को भी कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके का ये सिस्टम बनाया है इंडियन एयरफोर्स ने। चलिए देख लेते हैं, सिंपली दोनों पॉइंट लिखे हैं मैंने यहाँ पे। द इंडियन एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली डेवलप किया है एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड मतलब चैम्बर्स टाइप के होते हैं, पॉड फॉर द आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, अर्पित इसका नाम दिया गया। क्लियर। तो इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए आप लोग। द पॉड इज टू बी यूज्ड टू इवैक्यूएट क्रिटिकल पेशेंट दैट आर सफरिंग फ्रॉम दी COVID-19, या फिर किसी भी पर्टिकुलर किसी बीमारी से वो परेशान हो पेशेंट, तो उनको पर्टिकुलर क्रिटिकल कंडीशन में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए यूज़ कर रही है इसको, अर्पित को। चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट। चाइना हैज डिसाइडेड टू ज्वाइन द आर्म्स ट्रेड यूनियन। क्लियर। आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, ये आपकी आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, ये आपकी यूनाइटेड नेशन की आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है जिसको चाइना ज्वाइन करेगा। क्लियर। अंडर द ट्रीटी इंटरनेशनल सेल्स ऑफ एंड ट्रांसफर ऑफ द कन्वेंशनल आर्म आर रेगुलेटेड एज पर द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के
इसमें अगर चाइना साइन किया, चाइना ने डिसाइड कर लिया, अगर उसने साइन किया, ये आपकी यूनाइटेड नेशन की आपकी है आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, अगर इसको चाइना ने अगर साइन किया, वैसे डिसाइड कर लिया उन्होंने साइन करने के लिए, तो अगर साइन किया उन्होंने तो उन्हें जो भी ग्लोबल स्टैंडर्ड है उन सबको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? जो भी आपके आर्म्स से रिलेटेड जो भी ग्लोबल स्टैंडर्ड है उनको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, इंडिया ज्वाइंस ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI। पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और जिसमें आपके मल्टी स्टेक होल्डर्स होते हैं, और प्रॉपरली इनिशिएटिव टू डेवलप यूज़ ऑफ AI, मतलब डेवलपमेंट करना है या फिर यूज़ करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये सारी चीज़ें यही रेगुलेट करेंगे। ग्लोबल पार्टनर्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको ज्वाइन कर लिया इंडिया ने। द GPAI is the first initiative of its kind that will help to understand the opportunities and the challenges of artificial intelligence better। यह सिंपल सी मैंने बताया है GPAI के बारे में। क्लियर? तो अगर आपको GPAI के बारे में सिंपल सा अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो सिंपली ये आपकी एक ही मल्टी स्टेक होल्डर्स का इनिशिएटिव है टू डेवलप एंड यूज़ ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया इज रैंक्ड 43rd ऑन द एनुअल वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। अभी भी इंडिया की रैंक कितनी है? 43rd थी, 43rd ही है आपकी ऑन द एनुअल वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, कंपेयर्ड बाई द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट IMD के द्वारा जो कंपैरिजन निकला है, जो लिस्ट निकाली है, लिस्ट निकालती है हर साल ये, और इसमें आपकी सिंपली ये 63 कंट्रीज़ की लिस्ट निकालती है। अभी भी इंडिया की रैंक कितनी है? 43। इट इज़ रिटेन इज द सेम 43 रैंक ऑब्टेन इन द प्रीवियस एडिशन इन द 2020 list that was ranked as 63 nation, और सिंगापुर हैज़ द रैंक इज टॉप स्पॉट। तो सिंगापुर फर्स्ट रैंक पे है, और 63 कंट्रीज में अभी भी इंडिया की रैंक कितनी है? 43। तो जो कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इसकी रैंक कितनी है? 43। बस याद रखिए इतना। लास्ट सैटेलाइट ऑफ द चाइना, जो आपकी चाइना की जो लास्ट सैटेलाइट थी, बिदू सैटेलाइट सिस्टम BDS-3 लॉन्च्ड। चाइना ने पहली जो 55 सैटेलाइट्स का जो टारगेट था उसको भेजना था, 55 सैटेलाइट्स BDS-3 के अंडर, वो 54 पहले भेज चुका था, लास्ट सैटेलाइट थी वो भी उसने लॉन्च कर दी है। और ये सैटेलाइट प्रॉपर प्रिसीजन पोजिशनिंग एंड फिर शॉर्ट मैसेज कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहा है चाइना इसको। तो लास्ट सैटेलाइट ऑफ द चाइना BDS-3 लॉन्च्ड, बस इतना याद रखिए। NCERT एंड रोटरी इंडिया साइंड MOU फॉर द E-लर्निंग कंटेंट। ये आपके NCERT और रोटरी इंडिया ने आपके साइन किया, ये MOU साइन कर दिया फॉर द E-लर्निंग कंटेंट। टेलीकास्ट करेंगे फॉर द क्लास 1 to 12 ऑन द NCERT TV चैनल्स। कंटेंट करंटली अवेलेबल ऑन द हिंदी एंड पंजाबी। जो कंटेंट होगा वो करंटली अवेलेबल किस में? हिंदी और पंजाबी में। तो ये सैटेलाइट के थ्रू टेलीकास्ट करेंगे, जो 1 से 12th स्टैंडर्ड तक का जो भी कंटेंट है उसको TV चैनल्स पे टेलीकास्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिकम द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर टू बिकम डिजिटल कम्प्लीटली। ये फर्स्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर बन गया जो कम्प्लीटली डिजिटल हो चुका है आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 23rd पोजिशन अमंग द 100 कंट्रीज इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग फॉर द 2020 रिलीज बाय द स्टार्टअप ब्लिंक। जो स्टार्टअप ब्लिंक ने जो आपकी रैंकिंग सिस्टम रिलीज़ किया है स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में, उसमें आपकी इंडिया की पोजीशन कितनी है? 23rd पोजीशन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज की। चलिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। कैबिनेट अप्रूव ऑर्डिनेंस फॉर द 1 इंडिया 1 एग्रीकल्चर मार्केट। इंडिया ने कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया ऑर्डिनेंस के लिए फॉर 1 इंडिया 1 एग्रीकल्चर मार्केट, जिसमें बहुत सिंपल सा वो जो ट्रेडिंग करनी होगी फार्मर्स को, और सिंपली जो ट्रेडर्स होंगे या जो बिजनेसमैन होंगे उनको सब सिंपली ट्रेडिंग करनी है, बहुत ईजिली कर पाएंगे वो। तो 1 एग्रीकल्चर मार्केट होगा उनके लिए सिंपली। द यूनियन कैबिनेट ने इसके लिए अप्रूवल दे दिया है, अप्रूव्ड ऑन ऑर्डिनेंस टू pave the way of 1 India 1 agriculture market. The ordinance will lead to set up an single ecosystem where a single ecosystem develop करेंगे wherein traders and farmer can purchase and sell the agriculture products as per their choice. अपनी choice के according farmers और traders simply purchase कर सकते हैं और sell कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, HRD मिनिस्टर लॉन्चेस युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म। तो ये इंपॉर्टेंट है, HRD मिनिस्टर ने क्या लॉन्च किया है युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म, जो सिंपली
इंटर्नशिप को प्रमोट कर रहा है यहाँ पे। युक्ति स्टैंड फॉर यंग इंडिया कॉम्बैक्टिंग कोविड विद द नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। फुल फॉर्म याद हो जाए तो कर लीजिए याद, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट अ कल्चर टू internship and innovation is fostered in the educational institute of the country. For this, initiative like Yukti are essential for the convert the young ideas into enterprises. चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंडियन गैस एक्सचेंज IGX। इंडियन गैस एक्सचेंज विल बी डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द डिलीवरी ऑफ द नेचुरल गैसेज। नेचुरल गैसेज को डिलीवरी होगी वो आपकी ऑनलाइन बेसिस पे होगी, तो ये आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना देगा। बस सिंपल सा ऑनलाइन, अगर आपको डिलीवरी ऑफ द नेचुरल गैसेज करनी है तो आपकी ऑनलाइन होगी, वो होगी आपकी इंडियन गैस एक्सचेंज के थ्रू। क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने सारे बता दिए आपको। अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है आपको तो आप हमें सिंपली rahulverma IAS2016@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।